दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का छठा सेट प्रैक्टिस है और आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रीवियस ईयर रेलवे का क्वेश्चन कर रहे होंगे, जिससे जो एग्ज़ाम आएगी उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्या नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। मतलब किसी वस्तु का क्या है जो फिक्स रहता है, ठीक है ना, फिक्स रहता है। नियत कहने का मतलब फिक्स रहता है, स्थान को आप बदल भी देते हैं तब भी। ऑप्शन आपको दिया गया है भार, गति, वेग और द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है, एम जो होता है, वो आप चाहे अंतरिक्ष में चले जाइए, चांद पे चले जाइए, पृथ्वी पे हैं या पृथ्वी के ध्रुव पे चले जाइए या पहाड़ पे चढ़ जाइए, एम है जो एम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जबकि आप भार इस सब का चर्चा कीजिएगा तो भार जो बनता है तो भार में एम और जी रहता है, ठीक है। भार एक प्रकार का बल है तो इसमें जी रहता है और जी का मान है जो बदलते रहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी पे भी चर्चा किया जाए तो जी का मान है जो क्या होगा, परिवर्तनशील है। इसी कारण एक तरह से जो जी है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसका मान बदलते रहता है। जबकि जो मास है, द्रव्यमान है, उसका दुनिया में कहूँ पे भी एक ही उसका एक होगा, ठीक है। मान लीजिए 1 kg का यदि आप पृथ्वी पे भी कर रहे हैं तो आप चंद्रमा पे भी से 1 kg पे ही कीजिएगा। सूरज पे ले जाते हैं तो भी उसका द्रव्यमान कितना रहेगा, 1 kg ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं और 2 है जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है, ठीक है। तो गर्भाशय, जो महिला के जो गर्भाशय होता है उसमें जो भ्रूण, ठीक है, उसमें जो प्रजनन से भ्रूण जो होता है उसको भोजन कौन देता है। इसका सही आंसर है प्लेसेंटा, ठीक है। इसका सही आंसर है प्लेसेंटा और हिंदी में प्लेसेंटा को गर्भनाल कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे प्लेसेंटा ही पूछा गया था, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन हैं और उसी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। इसे हम लोग हिंदी में गर्भनाल भी कहते हैं। तो देखिए, जो माँ का एक तरह से गर्भाशय होता है और गर्भाशय में एक झिल्ली होता है जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। और ये जो झिल्ली है जो एक तरह से माँ की जो नाभि है उससे जुड़ा हुआ रहता है, ताकि जो भी भोजन माँ खाती है बच्चा को भी उसका जो पोषक तत्व है वो नाभि के सहारे, ठीक है, माँ के जो नाभि के सहारे भोजन है जो मिलते रहता है। इस झिल्ली का नाम है प्लेसेंटा। और एक चीज और आप देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तक के बारे में बोला गया है। तो उत्तक है जो कोशिका का समूह है। हम लोग का शरीर है जो कोशिका से बना हुआ है और एक समान और एक जैसा कार्य करने वाले कोशिका को उत्तक कहते हैं। तो ये हो गया, प्लेसेंटा भी एक प्रकार का कोशिका से बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो बिलियन ए का पीएच मान 6 है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक कोई बिलियन है, उसका पीएच मान 6 है। बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। आपके पास 3 तरह का एक तरह से बिलियन बना हुआ है। एक तरह से लिक्विड आपको 3 तरह से दिया हुआ है और उस बिलियन का नाम है ABC और साथ ही साथ उसका पीएच भी बता दिया है। पहला बिलियन का मान 6 है, दूसरा का 8 है और तीसरा का 2 है। और आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होता है वो अम्ल में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अर्थात जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक है, वहाँ पे एक तरह से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगा। जैसे 6 आते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 8 से
एक तरह से ज़्यादा मिलेगा। तो एक तरह से इस ऑप्शन में देखते होंगे तो यहाँ पे pH दिया हुआ है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 6, 8 और 2। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 है जो एक तरह सबसे कम है, अर्थात ये है जो 2 है जो अम्लीय होगा, ठीक है। 2 कैसा होगा? बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। तो सी है जो कौन सा ऑप्शन में? तो पहला ऑप्शन में है। तो एक का आपका आंसर, सॉरी 3 का आंसर हो गया सी, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगा वह खट्टा होगा, और जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम पाया जाएगा वो कम खट्टा होगा, ठीक है। H+ आयन है जो एक तरह से डिसोसिएट होता है। चलिए आगे देखते हैं HDI, और HDI का फुल फॉर्म होता है मानव विकास सूचकांक। किसे लिख देते हैं? मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? तो देखिए यह प्रोग्राम था जो UNDP, संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है, उसका नाम है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, ठीक है, विकास परिषद। इसका यही जो एक तरह से प्लानिंग किया था। और HDI जो मानव विकास सूचकांक है वो मनुष्य का जीवन स्तर किस प्रकार का है उसका एक तरह से मापन करता है। अर्थात प्रत्येक साल है जो मानव विकास सूचकांक है जो जारी किया जाता है, और मानव विकास सूचकांक को देखते ही उस देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उस देश के लोग एक तरह से मतलब उसका रहन सहन किस प्रकार का होगा, खान पान कैसा होगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था क्या होगा। अर्थात मनुष्य के विकास के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, ये सब की एक तरह से जानकारी हमको मिल जाता है। इसको बनाने वाले जो थे जो उस समय UNDP में काम करते थे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद में है जो कार्य करते थे, और उनका नाम था महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, और साथ में सहयोग दिए थे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। ये दोनों मिलकर एक तरह से HDI का एक तरह से विकास किए थे, ठीक है, पैमाना को विकसित किए थे, और प्रत्येक साल इसे जारी किया जाता है, ठीक है। नवंबर के मंथ में एक तरह से जारी किया जाएगा। तो पिछले वर्ष अर्थात 2019 में जो भारत का जो पायदान था 129 था, ठीक है, 129 तक भारत का पायदान था, अर्थात मानव विकास सूचकांक में। चलिए आगे देखते हैं कुछ। दोस्तों मानव विकास जो सूचकांक है वो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने बनाया, ठीक है। और ख़ास करके अमर्त्य सेन है जो BJP सरकार को एक तरह से हमेशा कटघरे में एक तरह से लाते हैं, क्योंकि उसका जो आर्थिक नीति है बहुत अच्छी नहीं है। उसी तरह से आप देखते होंगे रघुराम राजन जो कि एक ज़माना में भारत के गवर्नर थे, वो भी एक तरह से सरकार से नाखुश रहते। इसकी जो अर्थनीति है वो सही ढंग का उन्हें भी नहीं लगता है। चलिए वो तो एक तरह से मतलब जानना जरूरी है कि किस प्रकार का हम लोग का देश का एक तरह से आर्थिक व्यवस्था भी चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट का और श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का जो मतलब इस बार है जो कौन है जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं या किसने शपथ ली? क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। श्रीलंका की कौन PM बने, ठीक है। तो श्रीलंका में कौन है जो PM बने हैं? और पहला ऑप्शन है महेंद्र राजपक्षे, महेंद्र राजपक्षे,
अच्छे। दूसरा ऑप्शन है रनिल विक्रम सिंघे, रनिल विक्रम सिंघे। तीसरा ऑप्शन है गोतबाया, गोतबाया राजपक्षे। और चौथा ऑप्शन है नॉट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो चौथी बार है जो श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है महिंदा राजपक्षे। ठीक है, इस बार है जो फिर से शपथ है जो चौथी बार जो प्रधानमंत्री के रूप में लिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं गोतबाया राजपक्षे, वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और भारत में आप देखिएगा दोस्तों, तो भारत के जस्ट नीचे एक देश है और उसका नाम है श्रीलंका। अर्थात ये जो देश है यही है जो आपका श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका यही देश हम लोग कहते हैं। एक जमाना में रावण श्रीलंका का ही बताया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। और क्वेश्चन नंबर आपका हो गया A। तो निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, का चुनाव करता है, उसमें कौन शामिल है, उसमें कौन शामिल है, उसमें कौन शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रत्येक 5 साल के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में। तो जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें कौन कौन रहते हैं। पहला ऑप्शन है संसद के प्रमुख, संसद के प्रमुख। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 संसद एवं विधानसभा, एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, के निर्वाचित सदस्य। और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल, राज्यपाल। अर्थात अभी जो राष्ट्रपति बने हुए हैं रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद को किसने चुना है। इसका सही आंसर है संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अर्थात ऑप्शन जो 3 है, सी है, वो सही है। ठीक है, तो एक तरह से निर्वाचित सदस्य संसद के एवं राज्य में है जो विधानसभा रहता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो एक तरह से निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं और वही है जो चुनाव करते हैं। ठीक है, तो अभी हाल में ही एक करंट का भी क्वेश्चन है कि हाल में ही कौन सा राष्ट्रपति का निधन हुआ है, तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है। और सब दोस्तों आपको याद रखना है, वर्तमान गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश, ये सब क्वेश्चन है जो बार बार
रेलवे में पूछा जा रहा है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन शक्तिकांत दास। दूसरा ऑप्शन है रघुराम राजन। तीसरा ऑप्शन है उर्जित पटेल। चौथा ऑप्शन है अमिताभ कांत। तो इसका सही आंसर है अभी वर्तमान में है जो शक्तिकांत दास। ठीक है ना, शक्तिकांत दास है जो भारत के एक तरह से आरबीआई के गवर्नर बने हुए हैं। अर्थात जितने भी मौद्रिक नीति है, मुद्रा से संबंधित नीति का एक तरह से विनिमय एवं उस पर कंट्रोल है जो आरबीआई का ही रहता है। यहाँ तक कि नोट कितना छापना है या कितना उसको एक तरह से कंट्रोल करना है मुद्रा को, ये सब जिम्मेवारी है जो आरबीआई का रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वह है क्वेश्चन नंबर 8। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो सब है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 26 जनवरी। दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर। तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त। और चौथा ऑप्शन है 15 जनवरी। ठीक है, तो जो संविधान जो बना था, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में जिस दिन बना था, बनकर तैयार हुआ था और एक तरह से पारित हो गया था संविधान सभा से, वो है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर को हम लोग एक तरह से संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान, और इस संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लग गया था। ठीक है, इतना एक तरह से संघर्ष के बाद हम लोग अंग्रेज से एक तरह से आज़ाद हुए थे और हम लोग का अपना एक तरह से नियम कानून है जो संविधान में है। ठीक है, तो संविधान है जो संविधान दिवस है जो हम लोग 26 नवंबर को प्रत्येक साल है जो मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9 है जो आपका, देखिए ग्रुप डी का जो क्वेश्चन था या रेलवे का जो भी क्वेश्चन कहिए, तो साइंस पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसी कारण हम साइंस क्वेश्चन आपको ज़्यादा बता रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, 100 वाट का बल्ब है, वो है जो प्रत्येक दिन 8 घंटा जलता है, तो कितना ऊर्जा यूनिट का खपत एक दिन में होगा। चलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा जलता है। 8 घंटा जलता है, तो बताएं एक दिन में कितना ऊर्जा यूनिट
ऊर्जा यूनिट का खपत होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 800 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी 80 यूनिट, तीसरा ऑप्शन है 0.8 यूनिट और चौथा ऑप्शन है 8000 यूनिट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग का जो बिजली बिल घर में आता है वो यूनिट में ही आता है। बताया जाता है कि आप इतना यूनिट खर्च किए हैं और सरकार है जो प्रत्येक यूनिट पे एक तरह से दर है जो बांधे हुए है, ठीक है। जो भी रहे 10 रुपये यूनिट है, यदि आप 50 यूनिट खर्च करते हैं तो 50 गुना 10 अर्थात आपको 500 रुपया देना होगा। तो यूनिट एक तरह से व्यवहारिक ऊर्जा के खपत का व्यवहारिक यूनिट माना जाता है और क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको देखना है कि कितना वाट का बल्ब है या कितना वाट का वो एक तरह से यंत्र है और कितना घंटा चल रहा है, ठीक है। ये सब आपको देखना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना है, 100 से गुना कीजिए 100 वाट और कितना घंटा चलता है, ये 8 घंटा चलता है तो गुना 8 कर दीजिए। यदि महीना भी दिया हुआ रहता तो गुना जितना एक तरह से महीना में जितने दिन होते हैं उतना कर देते तो आपका आ जाता, लेकिन यहाँ पे महीना नहीं है, मात्र एक दिन का आपसे पूछा गया है और साथ ही आपसे पूछा गया है कि कितना यूनिट का व्यय होगा। तो देखिए जब भी यूनिट बताना है तो उसमें 1000 से आपको भाग देना पड़ता है क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है, जितना वाट होगा, ठीक है। इसी के चलते हम लोग भागा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 800 बटा 1000, तो आंसर आपका आ रहा है 0.8 यूनिट। आप जो खर्च किए हैं एक दिन में वो है आपका 0.8 यूनिट, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 है जो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो सही है। मान लें कि यही आपसे दे देता कि 20 दिन का बताइए तो आपको कुछ नहीं करना था, ऊपर में गुना 20 कर देते। चीज़ वही है क्योंकि आपको 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है, इसी के चलते हम लोग 1000 से भाग देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल बना देता है, तो उस मिश्रण का pH क्या होगा? चलिए तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 10, pH कितना है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 13 और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 6, ठीक है। तो आपको बताना है, तो देखिए टोटल जो pH पैमाना होता है, ठीक है, pH पैमाना होता है वो 0 से लेकर 14 तक का रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग अम्ल और क्षार का निर्धारण करते हैं। बीच में जो 7 है वो है जो उदासीन माना जाता है, उधर है जो उदासीन माना जाता है, और 7 से इस ओर पीछे की ओर एक तरह से ये है जो अम्ल है और इधर है जो आपका क्षार है, इस ओर क्या है क्षार है, बेस है, ठीक है। तो देखिए आपको ये जो लिटमस पत्र है वो नीला है
इस नीला को क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। अर्थात जब लाल हो जाता है, नीला लिटमस पत्र जब लाल हो जाता है तो एसिड की पहचान है, अम्ल की पहचान है, और अम्ल का जो पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होगा। आपको विकल्प में उसी को तलाशना है जो 7 से कम हो। तो देख रहे हैं कि विकल्प नंबर 4 उसमें पीएच जो दिया हुआ है वो 6 है, इसी कारण ऑप्शन 4 इसका सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो जादुई एवं तंत्र मंत्र पर जोर देता है। निम्न में से कौन सा वेद है, कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठान एवं तंत्र मंत्र बताता है, तंत्र मंत्र। है चलिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका है ऋग्वेद, पहला ऑप्शन आपका ऋग्वेद है, पहला ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, और चौथा ऑप्शन है आपका अर्थवेद, अर्थवेद। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादुई एवं तंत्र मंत्र, ठीक है, मान लिया जाए कि किसी लड़का को शादी नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि जादुई एक तरह से अनुष्ठान करवा, या तंत्र मंत्र का, या कोई लड़का है जो किसी लड़की से प्यार करता है तो देखते हैं कि तंत्र मंत्र चला देता है। सुने होंगे आप कि तंत्र मंत्र चलाकर एक तरह से उसको है जो अपने बस में कर लेता है, ठीक है, हम भी सुने ही है, इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसे देखिए वेद है जो 4 है, और सबसे पुराना वेद है जो ऋग्वेद है, उसके बाद आया यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, और अंत में जो वेद आया वो अर्थवेद है। वो अर्थवेद में ही एक तरह से जादू टोना की बात है जो चर्चा किया हुआ है। इसी कारण ये जो 3 जो वेद है उससे ये अलग भी हो जाता है, और त्रय वेद में से दर्जा इसी कारण नहीं दिया जाता है क्योंकि जादुई चीज पे एक तरह से जादुई अनुष्ठान एवं तंत्र मंत्र पर जोड़ देता है, ठीक है। सबसे पुराना है जो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद से एक तरह से आर्य के जो आर्य लोग, जिससे हम लोग आर्य की संतान है, ठीक है, जितने भी भारत में लोग यहाँ पे हैं आर्य की संतान हैं, तो आर्य लोग में सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद ही है, उसका इतिहास बताता है। ऋग्वेद है जो आर्य का इतिहास बताता है। यजुर्वेद है जो आपका, आप देखते होंगे कि स्वामी जो यज्ञ करवाते हैं, तो यज्ञ से एक तरह से वर्षा करवाना या अन्य तरह की उपलब्धि, खास करके भी कोरोना चल रहा है, अब सुने होंगे कि कोरोना के एक तरह से नाश करने के लिए कहूँ पे यज्ञ चल रहा होगा, तो यजुर्वेद है जो यज्ञ पे जोड़ देता है। सामवेद है जो गायन का वेद है, और भारतीय जो संगीत है जो सामवेद पर ही एक तरह से टिका हुआ है, या उसी से एक तरह सामवेद से ही ग्रहण किया है। और ये जो जादू टोना और एक तरह चिकित्सा, ये सब जो आयुर्वेद ये सब है, इसका चर्चा है जो अर्थवेद में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका
किसका एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बल, दूसरा ऑप्शन वेग, तीसरा ऑप्शन त्वरण, चौथा ऑप्शन चाल। इसमें आपको बताना है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है जो किसका मात्रक है। जिसका सही आंसर है दोस्तों त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, वह कैसे है तो त्वरण के बारे में आप जानते होंगे, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। तो पहले आपको वेग का फॉर्मूला मालूम होगा कि वेग बराबर आपका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो आप त्वरण में क्या देख रहे हैं, वेग में परिवर्तन के दर, तो पहले वेग लिख दीजिए और उसमें परिवर्तन मतलब फिर समय आ गया, परिवर्तन के दर अर्थात समय आ गया, और इसको सरल करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ये आपका त्वरण का फॉर्मूला हुआ एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक हो गया त्वरण का एक तरह से सही मात्रक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धातु को कौन सा गुण है जिसके कारण धातु को तार बनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, धातु का वह कौन सा गुण है, वह कौन सा गुण है जिसके कारण धातु को तार बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका चालकता, दूसरा ऑप्शन है आघात वर्धनीयता, तीसरा ऑप्शन है तन्यता, चौथा ऑप्शन है नॉट। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो धातु में ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके चलते धातु को खींचकर एक तरह से तार बना सकते हैं, क्योंकि तार बनाने के लिए तो उसे खींचना ही पड़ेगा ना। तो वह गुण है तन्यता। अब लकड़ी को खींचिएगा तो लकड़ी क्या हो जाता है, टूट जाता है। जबकि धातु जो भी तार हैं, जो भी धातु हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सब जितने भी धातु हैं वो खिंचाता है, उसमें खींचने का एक तरह से, खिंचाने का एक तरह से गुण होता है, उसे हम लोग तन्यता बोलते हैं। ठीक है, तन्यता। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का 3 सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। हम जब करते हैं एक तरह से देखते हैं, बहुत ही एक तरह से आनंदित होते हैं। अब पढ़ाई में उसी तरह से करना है, आप लोग को एकदम आनंद में पढ़ना है। ये बोझ समझकर नहीं पढ़िएगा, बोझ समझकर पढ़िएगा तो कभी भी एक तरह से कंसेप्चुअल पकड़ नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस तरह ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो एकदम मन लगा कर, जैसे कि आप उससे एक तरह से ब्याह कर लिए हों, उस तरह से पढ़िए तो मन लगेगा। क्वेश्चन 14 है ओजोन। ओजोन का आणविक द्रव्यमान क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन का आणविक द्रव्यमान क्या है। ऑप्शन है पहला 16 यूनिट, 16 यूनिट। ऑप्शन ए में है 16 यूनिट। ऑप्शन बी है 32 यूनिट। ऑप्शन सी है 48 यूनिट।
और ऑप्शन डी है 8 यूनिट। तो देखिए दोस्तों, ये जो ओजोन है, ओजोन के बारे में आपको जानना होगा। तो ओजोन है जो ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है, O3, मतलब 3 ऑक्सीजन के परमाणु जब एक तरह से जुड़ते हैं तो एक अणु बनाते हैं, और वो अणु जो बनता है ओजोन का बनता है। तो पहले आपको जानना होगा कि ऑक्सीजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए, ये आपका ऑक्सीजन है, उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसका द्रव्यमान 16 होता है। तो 16 एक ऑक्सीजन का होता है। यहाँ पे आप ऑक्सीजन देख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। इसी कारण 16 गुना 3 जब करते हैं तो आपका आ जाता है 48 यूनिट। तो इसका सही आंसर हो गया 48, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यदि एक बंदूक से, क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक बंदूक से, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है, तो बंदूक पीछे की ओर चला जाता है, बंदूक पीछे की ओर चला जाता है, तो बताएं बंदूक की गतिज ऊर्जा। तो बताएं बंदूक की गतिज ऊर्जा, बंदूक की गतिज ऊर्जा। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला गोली से कम, गोली से कम। दूसरा ऑप्शन है गोली से अधिक, गोली से अधिक। तीसरा ऑप्शन है बराबर, गोली के बराबर, गोली के बराबर। तीसरा ऑप्शन है आपका गोली के बराबर, और चौथा ऑप्शन है शून्य, अर्थात बंदूक का गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K बराबर ½ mv², K बराबर ½ mv², यही होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक तरह से क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि गोली से क्या होगा, गोली से कम होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 है जो सही है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखिए, यहाँ पे मास तो बंदूक का ही जाता है, जबकि वेग का चर्चा किया जाएगा तो गोली का अधिक है, और उसमें भी आप देख रहे हैं कि v का स्क्वायर है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस में।